नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋतुओं की लय, मतलब ऋतु के प्रकार। देखिए, मौसम वैज्ञानिक वर्ष के अनुसार ऋतु को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे शीत ऋतु। इसके तापमान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि भारत में जो शीत ऋतु है वो कब आती है, नवंबर के बीच से शुरू होकर जनवरी और फरवरी तक रहती है। इन समय में ठंडे महीने रहते हैं। इसमें जो दिन का तापमान रहता है वो रहता है 21 डिग्री से भी कम, 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और रात में पंजाब और हरियाणा में जो हिमांक होता है, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी वो कम हो जाता है। इस ऋतु में भारत में अधिक ठंड पड़ने के 3 कारण हैं। वो 3 कारण क्या क्या हैं? देखिए, पहला है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव है, प्रभाव पड़ता है। दूसरा है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो उत्तर में हिमालय है तो उसके नज़दीक है ये जो भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये हिमालय के नज़दीक हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे हिमपात होता है। तीसरा है फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं और ऐसे टाइम पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरा भी पड़ जाता है। आप जानते हो पाला या कोहरा क्या होता है, जो वाइट वाइट हो जाता है तो वो पड़ता है। तो ये 3 कारण बताए हैं ठंड पड़ने के। इसी में पॉइंट है वायुदाब तथा पवनें। देखिए, दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। जैसे जब उच्च वायुदाब होता है तो क्या होता है, ठंड पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या, इसमें जो तापमान होता है वो कैसा होता है। ये ग्रीष्म ऋतु ज़्यादातर अप्रैल, मई और जून में पड़ती है ग्रीष्म ऋतु, और इसका जो तापमान है वो 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ये तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की ये पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। मतलब नॉर्मल है, 48 डिग्री तो उत्तर पश्चिम भाग में तापमान गर्मियों में नॉर्मल होता ही है। यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध तूफानों के बारे में बताया है, वो हम पढ़ लेते हैं। कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में कि इसे इस जगह पर क्या कहते हैं, इस तूफान को। तो देखिए, पहला है आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते होते से पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में ये एक आम बात है। जब गर्मी ख़त्म होने वाली होती है तो मानसून बौछारें पड़ती हैं, थोड़ी वर्षा हो जाती है। तो वो कहाँ होती है, केरल और तटीय कर्नाटक में। स्थानीय तौर पर इस तूफ़ानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। इसे आम्र वर्षा कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है, इसे कहते हैं आम वर्षा। दूसरा है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फूलों वाली बौछार। अगला है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। ऐसी तेज हवाएं चलती हैं जिसमें बारिश भी होती है वैसाख के महीने में, और इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफ़ानों को बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर है फोर्थ लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो सभी इसमें नाम दिए गए हैं, ये लू है,
काल बैसाखी, फूलों वाली बौछार और आम्र वर्षा, इन सब का हमें ध्यान रखना है कि इन्हें क्यों बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की परंपरागत ऋतु है, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा कि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। पहला है बसंत ऋतु, जो चैत्र वैशाख यानी मार्च अप्रैल में आती है। फिर है ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ आषाढ़ यानी मई जून में आती है। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्री यानी जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक यानी सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु माघ पोष यानी नवंबर दिसंबर में। और शिशिर ऋतु माघ फागुन यानी जनवरी फरवरी में आती है। तो ऋतुओं को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। आगे यहाँ वर्षा का वितरण बताया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। देखिए कौन से हैं और कितनी वर्षा होती है। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। मेघालय की पहाड़ियों पर आपको याद होगा मासिनराम में होती है और चेरापूंजी में होती है, तो वो मेघालय की पहाड़ियों पर ही है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर आता है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ जो जुड़े हुए हैं, गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। फिर है न्यून वर्षा यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो ये जो अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र है, न्यून वर्षा के क्षेत्र है, अधिक वर्षा के क्षेत्र है और मध्यम वर्षा के क्षेत्र हैं। तो इनके क्षेत्रों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है वर्षा की परिवर्तिता का। कई बार होता है कि क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको मानक विचलन दे दिया जाएगा, माध्य दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका विचलन गुणांक बताइए। तो हमें क्या करना है कि मानक विचलन में माध्य का भाग देकर उसको 100 से गुणा कर देना है, तो वो विचलन गुणांक उसका आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। देखिए कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश है उन्हें 8 भागों में बांटा है, जिनमें फर्स्ट है AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, जो कि कहाँ है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिम तट। फिर है AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, जो कि है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर। फिर है AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, जो कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। फिर है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। फिर है BWHW गर्म मरुस्थल, वो है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। फिर है CWG जिसे कहते हैं शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, जो कि गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी में आता है। फिर है DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है E ध्रुवीय प्रकार, यह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट में कौन सी जलवायु का प्रकार है, तो हमें बताना है AMW या फिर लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ऑप्शंस में ये भी आ सकते हैं और
ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोपेन ने कितने भागों में बांटा है भारत के जलवायु प्रदेश को। 8 भागों में बटा है, जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा भूमंडलीय तापन। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो इसके बारे में बताया है कि भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय व स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहा है, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। फिर भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना, हमने पढ़ा भी है कि प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं, जिससे भूमंडल का तापन बढ़ रहा है। और इसी क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। तो पहले क्या था, पहले बर्फ़ ही बर्फ़ थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो कारखाने खुले नए नए, इनसे औद्योगिकरण हो रहा है और प्रदूषणकारी जो गैसें निकल रही, इनसे क्या हो रहा है कि हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है और हानिकारक जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा बढ़ रही है। जैसे कुछ गैसें हैं, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जलवायु के परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी, साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे, जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जो भूतापीय है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे करके विनाशकार की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें भूमंडलीय तापमान को कम करने में सहायता करनी होगी, ताकि हमारी पृथ्वी को बचाया जा सके। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।